Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about new WPI series and transition to PPI in India. Important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद हैं जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं. दैट इज कि इन्फ्लेशन 3 लेवल पे मेजर किया जा सकता है. प्रोड्यूसर लेवल पे जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं और उसको मेजर किया जाता है तो उसको कहा जाता है पीपीआई इन्फ्लेशन, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन. होलसेल लेवल पे अगर चीज़ों के दाम बढ़ते हैं उसको मेजर करने के लिए जो तरीका है उसको कहा जाता है डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन. और रिटेल लेवल पे जो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं उसको मेजर करने का तरीका है सीपीआई इन्फ्लेशन. आई होप आपको ये बातें याद हैं. सप्लाई चेन याद कीजिए. सप्लाई चेन मतलब कोई भी सामान जब हम तक पहुंचता है तो किन किन स्टेजेस से होते हुए वो गुजरता है. उसको कोई ना कोई प्रोड्यूस करेगा तो किसी भी सामान का कोई प्रोड्यूसर होगा. जैसे हम बात कर लें वीट की. वीट तो वीट का प्रोड्यूसर हुआ फार्मर. अब फार्मर वो सामान बेचता है होलसेलर को. तो जिस रेट पे वो सामान होलसेलर को बेचेगा वो होगा प्रोड्यूसर प्राइस. और उसको कहा जाता है बेसिकली आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस. और फिर जिस रेट पे होलसेलर वो सामान रिटेलर को बेचेगा उसको कहा जाता है होलसेल प्राइस. और जिस रेट पे रिटेलर वो सामान हम कंज्यूमर्स को बेचता है उसको कहा जाता है रिटेल प्राइस या कंज्यूमर प्राइस. तो अगर प्रोड्यूसर के लेवल पे चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं तो उसको कहा जाता है पीपीआई इन्फ्लेशन. होलसेल लेवल पे चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं तो उसको कहा जाता है डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन. रिटेल लेवल पे चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं तो उसको कहा जाता है सीपीआई इन्फ्लेशन. राइट. ये बेसिक कुछ बातें याद आ रही हैं आपको क्लास से. नाउ यू सी डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट करने के लिए अभी तक जो बेस ईयर लिया जाता रहा है वो है 2011-12. एंड डब्ल्यूपीआई के लिए जो नंबर ऑफ आइटम्स लिए जाते रहे हैं वो है 697. उनको 3 मोटे मोटे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर आइटम्स. मैन्युफैक्चर आइटम्स में 564 आइटम्स और उनका वेटेज 64% हुआ करता था. फ्यूल एंड पावर 18 आइटम्स, वेटेज 13.5. प्राइमरी आर्टिकल्स में 115 आइटम्स, वेटेज 22.62. बट न्यूज इज करंट न्यूज ये है कि अब भारत सरकार ने फैसला किया है. भारत सरकार के अंदर जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर होती है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका काम है डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करना. नाउ डब्ल्यूपीआई कैलकुलेशन मेथड को थोड़ा अपडेट किया गया है. और अब इस साल इस महीने जून महीने में 15 जून को जब डब्ल्यूपीआई रिलीज किया जाएगा, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रिलीज किया जाएगा तो उसमें नया सीरीज का इस्तेमाल होगा. न्यू सीरीज के हिसाब से द बेस ईयर इज 2022-23. तो बेस ईयर बदल दिया गया है 2011-12 से बदल करके कर दिया गया है 2022-23. साथ ही साथ नंबर ऑफ आइटम्स ऑल्सो हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 697. द आइटम्स हैव बीन टेकन टू 957. मैन्युफैक्चर आइटम्स का वेटेज थोड़ा सा घटेगा, 64% से घट करके 63.13% होगा. फ्यूल एंड पावर के आइटम्स 18 से बढ़ के 25 हुए हैं. प्राइमरी आर्टिकल्स के नंबर ऑफ आइटम्स 115 से बढ़ के 129 हुए हैं. मैन्युफैक्चर आइटम्स के 564 से लेकर के 803 हुए हैं. मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का वेटेज थोड़ा घटेगा लेकिन फ्यूल एंड पावर का वेटेज थोड़ा सा बढ़ेगा. साथ ही साथ प्राइमरी आर्टिकल्स का भी वेटेज बहुत मार्जिनली बढ़ेगा. सो दीज न्यू चेंजेस आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड एज फार एज WPI कैलकुलेशन इज कंसर्न्ड. ये जो नया तरीका है, नया बेस ईयर, न्यू नंबर ऑफ आइटम्स एंड न्यू वेटेज, इसकी मदद से WPI रिलीज किया जाएगा पहली बार ऑन 15 जून फॉर द मंथ ऑफ मई 2026. 15 जून को रिलीज होगा पिछले महीने के लिए. साथ ही साथ अब आने वाले टाइम में ये नए सीरीज के हिसाब से WPI रिलीज किया जाएगा. बट अगले कुछ साल तक
पुराने सीरीज के हिसाब से भी WPI को कैलकुलेट करके दिया जाएगा, जिससे एक अंदाजा रहे कि नए सीरीज के हिसाब से WPI लेवल पे महंगाई कैसे है और ओल्ड सीरीज के हिसाब से WPI लेवल पे महंगाई कैसे है। तो ये जनरली हमेशा ही किया जाता है। जब भी कोई भी नया मेथड लिया जाता है तो नए मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है, जबकि पुराने मेथड को भी कुछ सालों तक कंटिन्यू किया जाता है, ताकि एक अंदाजा लग सके कि नए मेथड के हिसाब से क्या आ रहा है हमारा WPI और पुराने मेथड के हिसाब से क्या हो रहा था। ठीक है। सो दिस इज द न्यूज। न्यू WPI सीरीज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है, बेस ईयर बदला गया है, नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज किए गए हैं और आइटम्स का वेटेज थोड़ा थोड़ा बदला गया है। साथ ही साथ हमारी सरकार ने अब यह भी फैसला किया है कि अगले 5 साल में वो WPI को धीरे धीरे डिसकंटिन्यू कर देंगे और इन्फ्लेशन मेजरमेंट के दो मेन तरीके होंगे, CPI एंड PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन। आपको एक बात तो पता है कि भारत में अभी भी दो लेवल पे ही महंगाई मेजर होती है, WPI एंड CPI। बट नाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि WPI को रिप्लेस करके उसके जगह पे PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाए। तो अभी दो लेवल पे महंगाई होती है, WPI एंड CPI। नेक्स्ट 5 इयर्स में सरकार चाह रही है कि दो लेवल पे महंगाई हो, लेकिन वो PPI एंड CPI हो। अगले 5 साल तक ये तीनों रिलीज किए जाएंगे। CPI तो होता ही है, दैट इज तो नॉमिनल एंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन एंड काउंटर रेट या कंट्रोल इन्फ्लेशन। इसी कारण से मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंतर्गत RBI को टारगेट दिया गया है CPI इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन को 2 to 6% के रेंज में रखने के लिए। वो तो आपको याद है। अभी के लिए CPI के अलावा WPI मेजर होता है, लेकिन अब से 15 जून से जब इन्फ्लेशन रिलेटेड डाटा रिलीज किया जाएगा तो WPI रिलेटेड डाटा एज पर द न्यू सीरीज आएगा। एट द सेम टाइम अब से PPI भी रिलीज किया जाएगा अगले 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद WPI विल बी डिसकंटिन्यूड एंड ओनली PPI एंड CPI विल बी कंटिन्यू। सो दो मुख्य बदलाव हैं। न्यू WPI सीरीज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड and WPI will be discontinued in 5 years and it will be replaced completely by PPI. So new WPI and PPI from 15 जून, और अगले 5 साल तक WPI और PPI दोनों रहेगा और उसके बाद सिर्फ PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रहेगा। अच्छा, PPI भी 3 तरीके से रिलीज किया जाएगा। PPI भी 3 टाइप का होगा। आउटपुट PPI, इनपुट PPI। तो बेसिकली समझिए, मैं एक फार्मर हूं, इमेजिन कीजिए, और मैं पोटैटो ग्रो करता हूं। तो मैं पोटैटो जब ग्रो करके जिस रेट पे बेचता हूं पोटैटो को, उस रेट को कहा जाएगा मेरा आउटपुट प्राइस। जब उस रेट में इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो फिर उससे जो इन्फ्लेशन में बदलाव आएगा उसको कहा जाएगा आउटपुट PPI इन्फ्लेशन, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। तो आउटपुट PPI मेजर्स द प्राइसेज रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। जब वो सामान बेचेंगे तो उनको जो पैसा मिलता है वो पैसे में कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो मेजर किया जाता है विथ हेल्प ऑफ आउटपुट PPI। इनपुट PPI, मैं हूं पोटैटो का प्रोड्यूसर, मैं अलग अलग चीजें खरीदता हूं। जैसे मैं फर्टिलाइजर खरीदता हूं पोटैटो ग्रो करने के लिए, मैं इलेक्ट्रिसिटी खरीदता हूं ताकि उससे इरिगेशन फैसिलिटीज में प्रोवाइड कर पाऊं, मैं सीड्स खरीदता हूं। तो इन सब चीजों के दाम, इनपुट आइटम्स के दाम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका लिया जाता है फॉर द प्रोड्यूसर, उसको कहा जाता है इनपुट PPI। तो इनपुट PPI मेजर्स प्राइस पेड बाय द प्रोड्यूसर, आउटपुट PPI मेजर्स प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो 15 जून से WPI का नया सीरीज होगा, साथ ही साथ PPI भी रिलीज होगा। और PPI 3 तरीके से होगा, आउटपुट PPI भी होगा, इनपुट PPI भी होगा, साथ ही साथ सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज का PPI अलग से कैलकुलेट होगा। तो 15 जून को जब ये सब रिलीज होगा तो एक बार फिर से हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे, क्योंकि इस बार का जो इन्फ्लेशन कैलकुलेशन होगा WPI रिलेटेड वो काफी महत्वपूर्ण होगा। नई सीरीज के साथ आएगा, साथ ही साथ PPI भी 3 तरीके से रिलीज किया जाएगा, आउटपुट PPI, इनपुट PPI एंड सर्विस PPI।
आई होप आपको आउटपुट पीपीआई और इनपुट पीपीआई के बीच का अंतर समझ आ रहा है. आउटपुट पीपीआई मीन्स व्हाट प्रोड्यूसर रिसीव व्हेन दे सेल देयर प्रोडक्ट एंड इनपुट पीपीआई इज व्हाट प्रोड्यूसर्स पे व्हेन दे हैव टू प्रोड्यूस समथिंग. देखिए, क्यों डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पे शिफ्ट करना चाहती है सरकार? उसके पीछे का कारण सरल है. डब्ल्यूपीआई का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि डब्ल्यूपीआई कवर्स गुड्स ओनली, नॉट सर्विसेज. क्योंकि सर्विसेज में वो सप्लाई चेन बनता ही नहीं है कि प्रोड्यूसर से सामान गया होलसेलर पे, होलसेलर से गया रिटेलर पे. सर्विसेज के लिए जब वो सप्लाई चेन नहीं बनता तो सर्विसेज का होलसेल का प्राइस नहीं होता. एंड दैट इज व्हाई डब्ल्यूपीआई इंक्लूड्स गुड्स ओनली, नॉट सर्विसेज. और यही कारण है कि ग्लोबल लेवल पे भी ज़्यादातर जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए दो स्टेजेस का ही इन्फ्लेशन मेजर करती हैं, पीपीआई एंड सीपीआई. भारत में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई. सो इन दिस इज एन अटेम्प्ट टू मेक इन्फ्लेशन कैलकुलेशन मेथड अलाइंड विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जिसमें पीपीआई एंड सीपीआई मेजर होता है. सीपीआई और पीपीआई दोनों का फायदा ये है कि बोथ इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि डब्ल्यूपीआई डज नॉट इंक्लूड्स सर्विसेज. एट द सेम टाइम इवन आईएमएफ हैज रिकमेंडेड कि इन्फ्लेशन कैलकुलेशन दो स्टेज पे होना चाहिए, पीपीआई एंड सीपीआई. तो द न्यू अप्रोच विल बी मोर कंसिस्टेंट विथ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस. साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए, जीडीपी डिफ्लेशन का तो कॉन्सेप्ट आप समझते ही हैं. किसी भी साल में नॉमिनल जीडीपी को उसके रियल जीडीपी से डिवाइड कर दिया जाए तो वी गेट जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर इज इंडिकेटर ऑफ प्राइस चेंज या इन्फ्लेशन इन करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर. अब जीडीपी डिफ्लेटर का ये फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर. तो दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर. तो जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन है. अगर मान लीजिए किसी भी साल का जीडीपी डिफ्लेटर है 1.3, तो नॉमिनल जीडीपी को अगर हम 1.3 से डिवाइड कर दें तो वी गेट रियल जीडीपी. जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए अभी तक डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई का इस्तेमाल होता रहा है. जीडीपी डिफ्लेटर क्या, एक तरीके से महंगाई ही तो है. तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का इस्तेमाल होता रहा है. लेकिन अब आने वाले टाइम में जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए आउटपुट पीपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा कहा गया है सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा. तो जीडीपी डिफ्लेटर मान लीजिए आउटपुट पीपीआई के हिसाब से. आउटपुट पीपीआई मतलब महंगाई कितनी बढ़ी है एट आउटपुट प्रोड्यूसर लेवल. तो मान लीजिए आउटपुट पीपीआई इन करंट ईयर इज 1.8 विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर. तो करंट ईयर का जीडीपी हम निकालेंगे नॉमिनल जीडीपी और उसको 1.8 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट रियल जीडीपी. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा सवाल आपसे मेंस पे पूछा जा सकता है कि व्हाई इंडिया इज स्लोली रिमूविंग डब्ल्यूपीआई एंड अटेनिंग और ब्रिंगिंग पीपीआई मेथड फॉर इन्फ्लेशन कैलकुलेशन. क्या फायदा है पीपीआई का ओवर डब्ल्यूपीआई, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है. और जो डिस्कशन किया हमने उसके बेसिस पे आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स ऑल्सो. Next topic is about India slips to 7th position in global stock market capitalization. Important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है. देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी एक कंपनी के लेवल पे भी कैलकुलेट किया जाता है. जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है, लिस्टेड कंपनी है, मतलब उसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं फॉर कॉमन पब्लिक टू बाई एंड सेल. लिस्टेड कंपनी मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. ठीक है, तो कंपनी ए है, इसके टोटल 100 करोड़ शेयर्स बाजार में अवेलेबल हैं, अलग अलग स्टॉक मार्केट में, कुछ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, कुछ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल हैं. और एक शेयर का दाम है 100 रुपया. तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटल होगा 100 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ 100 करोड़, दैट इज 10,000 करोड़. तो मार्केट कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज बेसिकली ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विथ वैल्यू ऑफ वन शेयर. वो है उस कंपनी का, कहा जाता है मार्केट कैपिटल. इस तरीके से मान लीजिए कि
ओवरऑल 3 कंपनियां हैं जिनके शेयर बाजार में अवेलेबल हैं, या 3 कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तीनों बात एक ही है। दूसरी कंपनी है मान लीजिए बी, जिसके शेयर के दाम है 200 रुपए और टोटल शेयर उसके बाजार में है 50 करोड़ शेयर, कुछ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, कुछ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, कुछ कहीं और। तो इसका भी मार्केट कैपिटल हो जाएगा 10,000 करोड़। वैसे ही कंपनी सी है, उसके शेयर के दाम है 500 रुपए और टोटल शेयर इसके बाजार में है 20 करोड़ शेयर, तो इसका भी मार्केट कैपिटल हो जाएगा 10,000 करोड़। अब मार्केट कैपिटल एक कंपनी के लेवल पे तो कैलकुलेट होता ही है, साथ ही साथ मार्केट कैपिटल इंटायर ओवरऑल लेवल पे भी, कंट्री के लेवल पे भी मेजर होता है, जिसको कहा जाता है टोटल मार्केट कैपिटल। टोटल मार्केट कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उन सब का मार्केट कैपिटल को हम लोग जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए कि हमारी 3 लिस्टेड कंपनियां हैं ABC, सबका इंडिविजुअल मार्केट कैपिटल है 10,000 करोड़, तो टोटल मार्केट कैपिटल विल बी 30,000 करोड़। तो टोटल मार्केट कैपिटल of Indian stock market is actually sum of market capital of all the listed company। ये तो 30,000 करोड़ तो मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए दे दिया है। रियलिटी में जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टेकन 3 कंपनीज ओनली, बट इन रियलिटी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड व्हेन वी ऐड मार्केट कैपिटल ऑफ ऑल दीज कंपनीज इट कम्स आउट टू बी समवेयर क्लोज टू 4.8 to 4.9 ट्रिलियन डॉलर। रुपए में अगर बात करें तो 420 लाख करोड़ रुपीस। अब करंट न्यूज पे आते हैं। इंडियाज ओवरऑल पोजीशन इन ग्लोबल रैंकिंग एज फार एज market capital is concerned, overall market capital is concerned, has slipped from 5th to 7th position in last 1 week। पिछले 1 वीक में ही भारत का रैंकिंग ओवरऑल ग्लोबल मार्केट कैपिटल में 5वें नंबर से खिसक करके 7वें नंबर पे आ गया है। हमसे आगे 2 देश के मार्केट निकल गए हैं ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल, वो है ताइवान एंड साउथ कोरिया। ताइवान और साउथ कोरिया के सर्ज के पीछे और भारत के मार्केट के नीचे जाने के पीछे के कारण क्या है? तो ताइवान और साउथ कोरिया के सर्ज के पीछे का कारण है AI एंड सेमीकंडक्टर बूम। आजकल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसा डालना चाहते हैं इन AI रिलेटेड कंपनीज, खासकर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। साउथ कोरिया एंड ताइवान आर लीडर्स। जैसे साउथ कोरिया के अंदर सैमसंग या SK हाइनिक्स या ताइवान के अंदर TSMC, ये सब कंपनियां हैं जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे हैं एंड इन्वेस्टर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन पुटिंग देयर मनी देयर बिकॉज इनका फ्यूचर है। तो इस कारण से इन कंपनियों का मार्केट कैपिटल बढ़ रहा है और जब इंडिविजुअल कंपनियों का मार्केट कैपिटल बढ़ता है तो ओवरऑल मार्केट कैपिटल ऑफ दैट कंट्री ऑल्सो इंक्रीजेस। भारत के अंदर क्या है प्रॉब्लम कि हम लोग भी चिप मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में फोकस कर रहे हैं अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। 12 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स लाए जा रहे हैं अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फेज 1। प्रॉब्लम क्या है कि कहीं पे भी अभी प्रोडक्शन शुरू भी नहीं हुआ है। जैसे 12 में से जो पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है वो लाया जा रहा है इन धोलेरा गुजरात। इवन इन धोलेरा दैट इज द फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, प्रोडक्शन हैज नॉट स्टार्टेड येट। तो अभी भारत AI और सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इसमें बाकी ग्लोबल लीडर से थोड़ा पीछे है। भविष्य में हो सकता है कि हमारे यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आए। तो एक बड़ा कारण ये है कि AI रिलेटेड मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो भारत से पैसा निकाल करके जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो डाल रहे हैं इन मार्केट्स ऑफ साउथ कोरिया एंड ताइवान। साथ ही साथ भारत से पैसा इसलिए भी निकाला जा रहा है क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारा टर्बुलेंस देखने को मिला है इन रिसेंट टाइम। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। जब रुपया कमजोर होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। इसको हम लोग कहते हैं करेंसी रिस्क या एक्सचेंज रेट रिस्क। तो रुपया के लगातार कमजोर होने के कारण बेटर अपॉर्चुनिटीज इन ग्लोबल मार्केट स्पेशली इन साउथ कोरिया, ताइवान, साथ ही साथ हायर यील्ड इन द US मार्केट इटसेल्फ, इन सब कारणों से भारत के अंदर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं दे आर पुलिंग आउट और उस कारण से भारत का ओवरऑल मार्केट कैपिटल वैल्यू कम हो रहा है और इस कारण से हमारी ग्लोबल रैंकिंग खिसक करके 5वें से 7वें नंबर पे आ गई है। हमसे आगे ताइवान और साउथ कोरिया निकल गए। अगर ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो सबसे आगे है US का मार्केट
with overall market capital somewhere close to $80 trillion. दूसरे नंबर पे चाइना with about $16 trillion. फिर है जापान, हांगकांग, नाउ ताइवान, कोरिया, और उसके बाद 7वें नंबर पे है भारत। इस टॉपिक डिस्कस करने के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रुद्रा M2 मिसाइल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए छोटा सा न्यूज है, DRDO इन एसोसिएशन विद इंडियन एयर फोर्स हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ रुद्रा M2 एयर टू सरफेस मिसाइल। रुद्रा M2 मिसाइल की अगर हम बात करें तो एयर टू सरफेस मिसाइल है ये, मतलब इसको किसी भी फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है एंड इट विल स्ट्राइक ऑन ग्राउंड ऑन एनिमी पोजीशन इन वेरी प्रिसाइज मैनर। तो रुद्रा M2 मिसाइल का सिग्निफिकेंस ये है कि इसके पास प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेसिटी है, तो एनिमी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो। रुद्रा M2 का जो डेवलपमेंट है, सक्सेसफुल टेस्ट है, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान इन द डायरेक्शन ऑफ डिफेंस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रोजेक्ट उदयक। प्रोजेक्ट उदयक अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए प्रोजेक्ट उदयक को लॉन्च किया था BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑन 1 जून 1990 एट दुमदुमा इन असम। प्रोजेक्ट उदयक का मकसद रहा है to ensure development and maintenance of strategic roads in the states of Arunachal Pradesh and Assam. Strategic roads जो border areas में हैं, जहाँ से connectivity, जहाँ की connectivity important है in order to ensure our border frontiers, वैसे roads को कहा जाता है strategic roads। तो strategic roads का development and maintenance अच्छे से होता रहे, इसके लिए लाया गया था border road organization द्वारा प्रोजेक्ट उदयक। 1 जून 1990 को लाया गया था। तो इस रिसेंट न्यूज यही है कि इसका 37th रेजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट उदयक वाज सेलिब्रेटेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1990 में लाया गया था, तो 2026 में 37th रेजिंग डे वाज सेलिब्रेटेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, इसका काम है बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। जनरली तो रोड बनाने का काम होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, लेकिन बॉर्डर रोड्स को बनाने का काम होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि वो इंपॉर्टेंट रोड्स कंस्ट्रक्शन कर पाए विच वुड बी यूजफुल फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ आवर आर्मी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे। इस बात का ध्यान रखिएगा। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। राइट टू बी फॉरगॉटन कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये जो स्टेटमेंट, ये जो 4 ऑपरेशन रेंडर सेफ से रिलेटेड प्रश्न था, उसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि द ऑपरेशन इज कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली इन पापुआ न्यू गिनिया। दिस इज रॉन्ग। पापुआ न्यू गिनिया में भी ये एक्सरसाइज होगा, लेकिन बाकी और भी कई सारे ओशियानिया रीजन के देश हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेटवर्क स्लाइसिंग से रिलेटेड ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नमामि गंगे, अगेन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।